हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2025 तक बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो भी चैप्टर बाई चैप्टर। जैसे में बायोलॉजी में 16 चैप्टर है ना, 12वीं क्लास का जो बायोलॉजी है उसमें 16 चैप्टर है, और 16 चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा है वही मैं आपको डील कराने वाला हूँ। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों के पास तो टाइम होगा नहीं क्योंकि आप लोग बहुत बिजी आदमी है। अगर आपके पास टाइम है तो एक कॉपी कलम ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये हमको पता नहीं है उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपके ये हेल्पफुल रहेगा, मतलब मदद करने में मदद करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कीजिए तो हम लोग का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। और आप लोग पढ़े होंगे तो जो रिप्रोडक्शन है दो प्रकार का होता है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पहले उसको देखेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखा है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे आपका ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए तो ऑल लैंग्वेज जनरल में जो भी प्रश्न पूछा है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर, अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तन्ने के टुकड़े द्वारा। ठीक है, आप लोग कतरन लगाना पड़े होंगे या गोटी लगाना पड़े होंगे, आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये मिला होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। मतलब लाइफ स्पेन आप लोग पढ़ेंगे, जीवन काल पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ मतलब लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। किसमें अगुणित होता है, तो अगर बात की जाए तो सवाल में भी होता है, कॉक में भी होता है, ब्रायोफाइटा में भी होता है। तो अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिए। आप सभी देखेंगे कि ये प्रश्न कब कितने ईस्वी में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कितने साल में पूछा हुआ है। तो देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थितियों में होता है। जो अमीबा है उसमें अनुकूलन परिस्थितियों में होता है। कौन सी, तो विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। तो इसके बाद की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए पाँचवा प्रश्न कर, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए किसमें होता है, ट्यूबर द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, परिदल पत्र। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिए, करें कि पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानिक किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, जो पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानिक किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। इसमें से कौन है जो जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी आपका फीताकृमि भी होता है, केंचुआ भी होता है, जोंक भी होता है, और जो आपका घरेलू मक्खी होती है ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन की बात की जाए तो मुकुलन में जनन किसके द्वारा होता है जी, तो आप लोग पढ़ेंगे ईस्ट और हाइड्रा, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा होता है। आगे देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि अंड प्रजक है। जो अंड प्रजक है किस मतलब वो कौन ऐसा जीव है जो अंडे को प्रोड्यूस करता है अपने शरीर से, ई को प्रोड्यूस करता है। तो आपका मुर्गी भी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा और डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अरे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो आपका कौन हो जाएगा, पपीता। ठीक है, आगे देखिए। बाद में प्रश्न कर रहा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलिन उत्पादित कौन करता है, तो मीटोस्पोर और जूस्पोर, यानी इसका राइट आंसर की बात की जाए तो डी हो जाएगा। मीटोस्पोर और मियोस्पोर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए कह रहे थे निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पता लगा। देखिए प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बम्बू एक ऐसा मतलब पौधा है जो अपने जीवन काल में मात्र एक ही बार प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन या द्विविखंडन होता है। जो पैरामीशियम होता है तो उसमें कौन सा होता है जी, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ठीक है, 15 में कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, कोलोडोफेरा में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप सब देख रहे हैं ना, कौन कितना इसमें पूछा है, 2023 में पूछा है, ये भी 2023 में पूछा है, सारा चीज़ आपको कलेक्ट करके बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। 16 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन है जो कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेमुलस या मुकुलक। ठीक है, ये 2024 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए 17 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 17 नंबर प्रश्न क्या करें पहले समझिए। कह रहा है कि साइकस एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है। इनमें मतलब देखिए एक पौधा है जो क्या है जी, साइकस। ठीक है, वो एक लिंगाश्रयी पौधा है। तो कह रहा है कि इनमें नर एवं मादा इसमें नर एवं मादा संरचना अलग अलग होते। तो आप लोग एक लिंगाश्रयी का परिभाषा आप लोगों को पता होगा, तो उसमें आपको पता होगा इसका परिभाषा में कि जो नर और मादा जो ऑर्गन होता है ना, या उसका ऑर्गन होता है, वो अलग अलग पौधों में पाए जाते थे। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो कथन है वो भी क्या है जी, सही है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है तथा कथन एक की सही व्याख्या करें, मतलब व्याख्या है। अगर बात की जाए तो इसका आंसर, अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिए। कह रहा है 18वां प्रश्न, द्विखंडन किस में पाया जाता है। ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 19वां प्रश्न कर रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन, ये सूक्ष्म प्रजनन जो होता है ये अगर बात की जाए सूक्ष्म प्रजनन किस में होता है, तो ये जब भी होता है तो अलैंगिक जनन में होता है। किस में होता है बाबू, अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। ये जब उसमें युग्मक भाग नहीं लेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। 21 में प्रश्न कर रहे हैं, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में कह रहा है तब आपका हो जाएगा 23 होती है। कितना हो जाएगा, 23। आप लोग 46 भुलाकर मत मारिएगा। देखिए आप ये कब पूछा है, 2023 में पूछा है, 15 में पूछा है और 21 में पूछा है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये है। 22 नंबर कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। जो अदरक होता है उसमें कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, वोबेरी। तो इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर बाबू इसमें नहीं है। प्रतिपादन कह रहा है ना, अगर खोज यहाँ पे मतलब सबसे पहले बताने वाले कौन थे, तो अरस्तु, मतलब बताने वाले अगर बात की जाए तो अरस्तु, लेकिन यहाँ पे प्रतिपादन कह रहा है। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर इस चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, प्रतिपादन किए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लैमार्क। कौन थे बाबू, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैमार्क। कौन है बाबू, लैमार्क।
ठीक है, तो अलग से आप लोग याद रखिएगा कौन वैज्ञानिक थे, लैमार्क वैज्ञानिक थे। तो थोड़ा सा ऑप्शन ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलिए अब आज ये लघुतरीय प्रश्न अलैंगिक जनन से पूछने वाला जो भी प्रश्न है वो आपके सामने कह रहा है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको बताना है, तो आप लिख सकते हैं जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, प्रजनन का ऐसा प्रकार जिसके माध्यम से एकल जनक द्वारा युग्मकों की भागीदारी के साथ या उसके बिना संतानों का निर्माण होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए सीधी शब्दों में बात की जाए तो आप परिभाषा ऐसे बता दे सकते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, कितना, एक जनक के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें यह प्रजनन की सरल प्रक्रिया होती है। अगर बात की जाए कि सबसे सरल आसान प्रजनन की प्रक्रिया कौन होती है तो अलैंगिक जनन होती है। दूसरा आप बता सकते हैं कि यह एक कोश के जीव जैसे, अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं सब कैसे होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं, और कभी कभार बहुकोश के भी जीव शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम एक कोश के जीव होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो यह एक कोश के जीव जैसे बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा तथा बहुकोश के जीव जैसे कवक, शैवाल, स्पंजी, सिलिंट्रेटा आदि पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे जीव आप बता सकते हैं, बैक्टीरिया बता सकते हैं, जीवाणु आप कवक बता सकते हैं, प्रोटोजुआ बता सकते हैं, विषाणु बता सकते हैं, शैवाल बता सकते हैं। ये सब आपका एक जीव के मतलब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अगर इतना बात अगर आपसे नहीं याद होता है, नहीं लिखाता है, तो सीधी शब्दों में हम आपको एक बता रहे हैं। पहला परिभाषा बताइएगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें जितने भी जीव आते हैं ना वो प्रजनन की जो प्रक्रिया करते हैं सरल प्रक्रिया में, मतलब सरल करते हैं, मतलब बहुत आसान तरीके से करते हैं। और इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो बहुत सारे जीव आते हैं, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ईटीसी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, सुधारण लिखें। तो बताइएगा, मतलब बर्ड के द्वारा नए संतति का निर्माण होना ही बर्डिंग कहलाता है। देखिए वही परिभाषा यहाँ पे भी है, लिखा हुआ है अलैंगिक जनन का ऐसा प्रकार जिसके माध्यम से कली की मदद से नई संतति यानी संतानों का पैदा होता है या उत्पन्न होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यानी सीधी शब्दों में बताइएगा, मुकुल द्वारा नए संतति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा है, ये पेरेंट्स है और इसके बॉडी से बर्ड जुड़ा हुआ है, मुकुल बर्ड जुड़ा हुआ है। आगे चलकर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, मेच्योर हो रहा है, बर्ड मेच्योर हो रहा है। और आगे चलकर ये पेरेंट से ये जो बर्ड है हट गया, डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लिया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग हमेशा याद रखिएगा बाबू, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए अब लास्ट साइड इस चैप्टर मतलब अलैंगिक जनन से लास्ट नहीं, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। कह रहे क्लोन या एकल पुंज की परिभाषा बताएं। एकल पुंज के एक लाभ एक हानि लिखे। तो बताइएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक को हूबहू समान दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जितने भी उत्पन्न जीव होते हैं ना वो अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ऐसी संतान जो अनुवांशिक रूप से या रूपांतमक रूप से माता पिता के समान होते हैं। वही बात है, अपने माता पिता के जब समान दिखाई देता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण होता है, और ये जो होता है अलैंगिक जनन के उदाहरण होता है। जैसे में क्लोन की अगर बात की जाए लाभ, तो माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का अनुवांशिक के रूप होते हैं। क्लोन के नुकसान तो कोई अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती, इसमें कोई अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए द्विविखंडन यानी इसको इंग्लिश में कहिएगा बाइनरी फ्यूजन। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं, जब जनक कोशिका विभाजित होकर, मान लीजिए एक जनक कोशिका है, वही बात इसमें भी है, पहले सुन लीजिए। जब जनक कोशिका विभाजित होकर
दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विविखंडन कहते हैं। जैसे में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो इसका परिभाषा बताइएगा द्विविखंडन का। जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। और बहुविखंडन की बात की जाए तो बताइएगा जब जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं या खंड हो जाते हैं या टुकड़ा में टूट जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविखंड। जैसे में प्लाज्मोडियम। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लैंग्वेज जनरल से जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बोर्ड में, जो क्वेश्चन बैंक के दृष्टिकोण से था वो मैंने सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय